नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आज महाकुंभ की तैयारियों के करेंगे निरीक्षण। 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे। अखाड़ों के पदाधिकारियों के साथ भी होगी मुलाकात। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर भारत नेपाल सीमा पर बड़ी चौकसी। देवीपाटन रेंज की आईजी अमित पाठक ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। कहा, सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की ना हो चूक। प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों की फिर से जांच करने का फैसला लिया है। यूपी सरकार के गृह उप सचिव गृह ने फिर से जांच करने के आदेश दे दिए। वाराणसी में 250 साल पुराने बंद पड़े मंदिर का खुला ताला। मंदिर की साफ सफाई का काम जारी है। मंदिर खुलवाने के लिए हिंदू संघ ने लिखा सीएम को पत्र। और योगी सरकार की पर्यावरण पहल का दिखा असर। यूपी के 6 शहरों में पिछले 6 साल में करीब 50% प्रदूषण कम हुआ है। रेस्पिरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में खबर सामने आई। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वे सभी अखाड़ों के पदाधिकारी से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारी के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। यानी योगी आदित्यनाथ संगम नगर में 6 नए कॉरिडोर का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें यमुना किनारे स्थित मनकामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, मां अलंकेश्वरी कॉरिडोर, नागवासुकी मंदिर कॉरिडोर, पडला महादेव कॉरिडोर और तक्षक तीर्थ कॉरिडोर शामिल है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। उनके दौरे को देखते हुए अधिकारियों ने सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी। 14 जनवरी को पहला शाही स्नान होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के शाही स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। 13 जनवरी से सनातन आस्था के महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। महाकुंभ से जुड़ी हर खबर दूरदर्शन और आकाशवाणी पर दी जा रही है। इसी क्रम में दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 को लेकर एक विशेष गीत लॉन्च किया है। आकाशवाणी द्वारा निर्मित ऑडियो थीम सॉन्ग जय महाकुंभ को रतन प्रसन्ना ने गाया है, जिसका संगीत संतोष नाहर और रतन प्रसन्ना ने दिया है। वहीं दूरदर्शन द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए थीम सॉन्ग महाकुंभ है। इसको प्रसिद्ध गायक पद्मश्री कैलाश खेर ने अपनी आवाज दी है। गीत के बोल प्रसिद्ध लेखक आलोक श्रीवास्तव ने लिखे हैं और संगीत क्षितिज तारे ने तैयार किया है। महाकुंभ है का आधिकारिक म्यूजिक वीडियो आप दर्शकों के लिए दूरदर्शन और डीडी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। और देखिए ना, महाकुंभ में 3 बड़े अखाड़े का महाकुंभ नगर में नगर प्रवेश हुआ, जहां श्री अखिल भारतीय पंच निर्माणी अनि अखाड़ा, श्री अखिल भारतीय पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री अखिल भारतीय पांच निर्मोही अनि अखाड़ा का नगर प्रवेश हुआ। ढोल नगाड़े बाजी गाजी के साथ हाथी घोड़ा और ऊंट पर बैठकर साधु संत सन्यासी नागा सन्यासी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर ने प्रयागराज के केपी ग्राउंड से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में सन्यासियों ने रास्ते भर कलाबाजी भी की और अपना शक्ति प्रदर्शन भी दिखाया। नागा एक फौज है, एक फोर्स होती थी। कभी किसी समय में औरंगजेब के समय में काफी अत्याचार हो रहे थे, तो जगत गुरु रामानंदाचार्य के सानिध्य में अखाड़ों को आदेशित किया गया था कि आप 2 लाख सैनिक तैयार करिए। तभी 2 लाख सैनिक तैयार हुए थे। वही उन्हीं को खिलाड़ी भी कहते हैं, उन्हीं को नागा भी कहते हैं। वही तलवार, फरसा, बल्लम, भाला आदि के द्वारा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज तीनों अनियों के श्री महंत जगत गुरुओं को आज नगर प्रवेश की शोभा यात्रा निकलने वाली है, कुछ ही समय में निकल रही है। आज ये महापर्व है। आज हमारे तीनों अनि अखाड़े आज यहाँ एकत्रित होकर के हमारे जो वरिष्ठ हैं, इनसे बड़े हुए हैं, जगत गुरु रामानंदाचार्य, हमारे आचार्य, हमारे महंत श्री महंत महामंडलेश्वर, सभी की आज एकत्र होकर पेशवाई, जिसको पेशवाई कहते हैं, उसका नाम हटा करके नगर प्रवेश रख दिया गया है। अब का नाम बदल दिया गया है।
पेशवा नाम मुसलमानी था, इसलिए उसको नगर प्रवेश किया गया। आज हमारा नगर प्रवेश होने का माध्यम कि सभी हमारे एकत्रित होने के बाद आगे का कार्य अपन आगे से करेंगे और सभी अपना शुरू काम हो जाएंगे। जो हमारे महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से करोड़ों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। ऐसे में बहुत से श्रद्धालु हवाई मार्ग से प्रयागराज भी पहुंचेंगे। प्रयागराज एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए दी जा रही सुविधाओं का केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने निरीक्षण किया और साथ ही उन्होंने समीक्षा बैठक भी की। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बैठक में मौजूद एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिया कि महाकुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को एयरपोर्ट पर किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। तकरीबन 40-45 करोड़ श्रद्धालु यहाँ आने की संभावना है। मुझे लगता है कि यहाँ की जो हमारी प्रदेश की सरकार है वो तो पूरी तरह से सक्षम है। हम देख रहे हैं कि सभी तैयारियाँ बड़ी जोरों से चल रही है, लेकिन यहाँ की जो विमान सेवा है, हमारा जो नया टर्मिनल का बिल्डिंग यहाँ पे हो रहा है तो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए, इसलिए हम सब प्रयास करें। और अभी मेरे सभी साथी यहाँ पे है, हमारे सब ऑफिसर्स भी है, तो बिल्कुल अच्छा काम चल रहा है और समय से पहले पूरा हो रहा है। 15 तारीख से ये नया टर्मिनल जो बिल्डिंग है ये ऑपरेशन में आ जाएगा और किसी भी लोगों को, हर एक को एक अच्छी सुविधा यहाँ पे मिलेगी। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने विश्व के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और संस्कृत समागम महाकुंभ 2025 की तैयारी को देखा। मंत्री जयवीर सिंह ने प्रयागराज के सर्किट हाउस में संबोधित करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति की आस्था रखने वाले 40 से 50 करोड़ श्रद्धालुओं का इस महाकुंभ में आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की सुगमता का विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि इस बार सांस्कृतिक धरोहर का भी एक कुंभ 20 लघु मंचों के माध्यम से पूरी जगह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें लोक कलाएं क्षेत्रीय कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, आज मैं और भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, दोनों लोगों का संयुक्त रूप से आगमन हुआ है। बल्कि दोनों लोग दिल्ली से एक ही जहाज से दोनों लोग आए, संयुक्त रूप से निरीक्षण भी किया है और तमाम जो कमियां त्रुटियां उनको भी देखा है और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। उसके बाद आप लोगों के बीच में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। निश्चित रूप से हम लोगों की आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तैयारियां करीब करीब हैं, अंतिम चरण में है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में 10 तारीख तक करीब करीब पूर्णता की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। युद्ध स्तर पर रात दिन काम कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। 3 शिफ्ट में काम कराने का निर्देश है। आज से 3 शिफ्ट में काम होंगे। प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बहराइच के भारत नेपाल सीमा रुपेडीहा का दौरा करने पहुंची देवीपाटन रेंज के आईजी अमित पाठक ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने नेपाल सीमा से जुड़ी नीबिया, बीओपी, भारत नेपाल प्रवेश द्वार और लैंड पोर्ट सहित महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण किया। आईजी ने सीमा पर तैनात जवानों से बातचीत की और उनके समस्याओं व आवश्यकताओं की जानकारी भी ली। लैंड पोर्ट और कस्टम क्षेत्र में सुरक्षा की समीक्षा करते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीमा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की चूक ना हो। यहाँ पर यूपी पुलिस का और एसएसबी का सेटअप है, जिसमें नेपाल सीमा से जुड़े जो पॉइंट्स हैं उनसे आवागमन को हम लोग देख रहे हैं। तो आज सारे सेटअप को देखा गया है, जिसमें जितने लोग आ रहे हैं, गाड़ियां आ रही हैं, साथ ही साथ कार्गो फैसिलिटीज भी आईसीपी के माध्यम से यहाँ पर चैनलाइज हो रही है। तो उसमें सुरक्षा के बिंदुओं की समीक्षा की गई है और स्थिति में जो भी और अधिकारियों के साथ बैठक में बिंदु निकल करके आए हैं, उन पे भविष्य में कार्रवाई करने का हमने पूरा प्लान। देखिए, सुरक्षा पूरी तरीके से इस एरिया में अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के चलते व्यापार भी है और लोगों का भी आना जाना है और ये हमारी बड़ी महत्वपूर्ण एक ड्यूटी पॉइंट है। तो इस पे जो सुरक्षा व्यवस्था के जो मानक है उनका अच्छे से पालन हो, ये हमको सुनिश्चित कराना है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं?
डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। प्रदेश सरकार ने साल 1978 में हुए संभल के दंगों के फिर से जांच करने का फैसला किया है। इस संबंध में यूपी सरकार के गृह विभाग की तरफ से फिर से जांच करने के आदेश जारी हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संभल प्रशासन और पुलिस मिलकर आज से 47 साल पहले हुए दंगों की फिर से जाँच करेंगे और एक हफ्ते में जाँच रिपोर्ट देंगे। 7 जनवरी को संभल की एसपी ने संभल के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया को पत्र लिखा है और जानकारी दी कि यूपी विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने फिर से संभल में 1978 में हुए दंगों की जांच की मांग की है। इस पर उन्हें यूपी के उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक का पत्र भी प्राप्त हुआ है। अब बारी है संभल से जुड़ी खबर की, जो हाईकोर्ट से है। संभल के शाही जामा मस्जिद के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा निर्देश दिया है। देखिए। संभल में शाही जामा मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए सुनवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी पक्षों से जवाब भी मांगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट में चल रहे सभी केसों की सुनवाई पर रोक लगाई। मामले में सभी पक्षों से 1 महीने में जवाब मांगा गया है। शाही मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाई। अब 25 फरवरी को हाईकोर्ट में फ्रेश केस के तौर पर मामले की सुनवाई होगी। केस में जिला कोर्ट ने शाही जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के दौरान संभल में हिंसा हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। सुनवाई पर रोक से मुस्लिम पक्ष को फौरी तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन अब देखना ये है कि 25 फरवरी को कोर्ट की सुनवाई में क्या होता है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वाराणसी की। यहाँ 250 साल पुराने मंदिर में पिछले 4 दशकों से ताला बंद था। वहाँ ताला खुल गया है। फिर आगे क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके मदनपुरा में 40 साल से बंद पड़े प्राचीन शिव मंदिर को प्रशासन ने खोल दिया है। मंदिर के अंदर साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। स्थानीय हिंदू संगठनों और निवासियों की मांग पर प्रशासन ने ये कदम उठाया। अब पिछले दिनों एक यहाँ पे मंदिर था जो बहुत दिनों से बंद था, आज उसका ताला खुलवाया गया है। अभी अंदर उसमें करीब 1-2 फीट करीब मिट्टी इकट्ठा है। अभी सफाई का काम चल रहा है। सफाई हमारे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब दोनों लोग अंदर हैं और नगर निगम के लोग भी हैं। वो अंदर से मिट्टी निकाल करके बाहर फेंक रहे हैं। 2 फुट मिट्टी इकट्ठा है, बहुत ज्यादा मिट्टी है। काफी दिनों से ये बंद भी था, तो वही बस अभी सफाई काम चल रहा है। जिस मंदिर को वाराणसी में खोलकर सफाई का काम किया जा रहा है, उसे लेकर हिंदू संगठन सनातन रक्षक दल ने कुछ दावे भी किए हैं। जैसे ये शिव मंदिर करीब 250 साल पुराना है। पिछले 40 साल से इस मंदिर पर ताला लगा हुआ था। उससे पहले यहाँ नियमित रूप से पूजा होती थी। मंदिर की ऊंचाई करीब 40 फीट है और इसके अंदर काफी मात्रा में मिट्टी भरी हुई है। आपको बता दें कि बीते दिनों हिंदू संगठनों ने मंदिरों को खुलवाने की मांग तेज कर दी थी। इस संबंध में सनातन रक्षक दल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा। प्रशासन ने स्थानीय निवासियों और पुराने दस्तावेजों की जांच के बाद मंदिर के कपाट खोलने का निर्णय लिया। बुधवार को प्रशासन की उपस्थिति में मंदिर का ताला खोला गया और अंदर की सफाई का काम शुरू कर दिया गया। समाचार में वक्त हो चलेगा छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। मुरादाबाद में 40 साल से बंद प्राचीन गौरी शंकर मंदिर के प्रकाश में आने के बाद एक बार फिर अपने मूल स्वरूप में आने वाला है। मुरादाबाद प्रशासन और नगर निगम के द्वारा मंदिर के गर्भगृह की खुदाई के उपरांत मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य तीव्र गति से कराया जा रहा है, जिसको लेकर मुरादाबाद नगर निगम के अधिकारियों की एक टीम गौरी शंकर मंदिर पहुंची और कार्य की प्रगति का निरीक्षण भी किया। इस दौरान टीम ने निर्माण में लगे श्रमिकों से कार्य को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। कुछ समय पूर्व यहाँ पर जो पता चला था कि यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर है जो कि काफी समय से बंद पड़ा है और इसके दरवाजे पर भी ईंट ब्रिक वगैरह से चिनाई करके बंद पड़ा हुआ था।
तो इसी का नगरायुक्त महोदय के निर्देश पर, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जो है इसको तब आकर निरीक्षण करके इसको खोला गया और इसके जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। दृष्टया सामने आ रहा है तो एक हनुमान जी की मूर्ति है और जो नीचे शिवलिंग का स्थान है वहां पर शिवलिंग नहीं है, तो यहाँ पे जो हनुमान जी की मूर्ति है उसको जीर्णोद्धार किया जाएगा और जो मूर्तियां हैं उनकी पहचान करा के उनको पुराने ही स्वरूप में लाने का प्रयास किया जाएगा। आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव का विकास सिर्फ सफाई तक सीमित था, जबकि भाजपा जनता के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि भाजपा अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की चिंता करते हुए विकास कार्य करती है, जबकि अखिलेश यादव सफाई के लिए हैं। अखिलेश यादव द्वारा वर्ष 2013 में आयोजित कुंभ मेले की प्रशंसा करने पर उपाध्याय ने कहा कि साल 2019 का कुंभ दुनिया में यादगार बना और आगामी कुंभ और भी विशाल और यादगार होने वाला है। बिल्कुल भाजपा उनका मुकाबला इसलिए नहीं कर सकती कि उनका हर विकास सफाई तक था। अस्पताल खुलेंगे तो सफाई में खुलेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे तो सफाई में बनेंगे, सड़कों का विकास होगा सफाई में होगा, महाविद्यालय बनेंगे तो सफाई में बनेंगे, यहाँ तक कि मुंबई वालों को ठुमके लगेंगे वो भी सफाई में लगेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी अंतिम पायदान बैठे हुए व्यक्ति की चिंता करते हुए ऐसे विकास करती है, इसलिए वो सही कह रहे हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम जनता के लिए हैं, वो सफाई के लिए। समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर उपचुनावों पर एक चिट्ठी लिखकर कुछ मांगे रखी है। क्या वो मांगे हैं, आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को ये चिट्ठी लिखी है और इसमें मिल्कीपुर में हो रहे उपचुनाव को लेकर कुछ बड़ी मांग की है। मिल्कीपुर उपचुनाव में सभी 414 पोलिंग स्टेशन की वेबकास्टिंग कराई जाए। वेबकास्टिंग का लिंक प्रत्याशियों और सियासी दलों को उपलब्ध कराया जाए। सपा ने चिट्ठी में लिखा है कि पोलिंग स्टेशनों का वेब लिंक चुनाव आयुक्त और जिला चुनाव आयुक्त के पास होता है, लेकिन प्रत्याशियों और दलों के पास नहीं, जिससे पोलिंग स्टेशन की गड़बड़ियों का उन्हें पता नहीं चलता। चुनाव आयोग ने अब तक इस चिट्ठी पर कोई जवाब नहीं दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मथुरा के गोकुल रमन रेती आश्रम महावन पहुंचे। मुख्यमंत्री मोहन यादव सब परिवार रमन रेती धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना की। मां यमुना की आरती में भी शामिल हुए और उन्होंने रमन रेती आश्रम के पीठाधीश्वर गुरु शरणानंद महाराज का आशीर्वाद भी लिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि ये उनकी धार्मिक यात्रा है। मकर संक्रांति के पर्व पर कुंभ में स्नान होगा, उससे पहले वे गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली और हमारे आचार्य महामंडलेश्वर बड़ा उदासीन गुरु शरणानंद जी महाराज के आश्रम में आकर के माँ यमुना जी का पूजन सब परिवार किया। मुझे इस बात का संतोष है, सनातन संस्कृति की धारा में भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ये ऐसे अद्भुत चमत्कारी और कई कारणों से आज भी समाज में वंदनीय हमारे देवता हैं, जिनके कारण से हर युग में, हर काल, हर परिस्थिति में देश का विश्वास भी इनके साथ रहता है और कई कई कारणों से इनकी शिक्षाएं आज भी समीचीन है, आज भी उपयोगी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र लखनऊ में प्रचार वाहन को उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग प्रमुख सचिव आलोक कुमार द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन जिले में घूमकर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया कि 21 से 40 वर्ष के कोई भी युवा मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत ब्याज रहित ऋण ले सकता है। हम सीएम युवा उद्यमी योजना है और ये 21 से 40 वर्षों के युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए किया गया है और ये भारतवर्ष में पहली ऐसी योजना है जिसमें मार्जिन मनी भी है और ब्याज मुक्त है और गारंटी फ्री, तीनों है। गारंटी फ्री, ब्याज मुक्त और मार्जिन मनी की सब्सिडी भी इसमें है। इसमें युवाओं को अपने रोजगार प्रारंभ करने के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन पहले चरण में और उस जितना भी लोन सैंक्शन होता है पहले चरण में उसके 2 गुना तक का लोन दूसरे चरण में दिया जाएगा। और इसमें हमारा उद्देश्य ये है कि जो नए उद्योग हैं, नए व्यापार हैं, नए तरह की सोच है, इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 350 नए प्रोजेक्ट्स डेवलप किए हैं
जिससे कि युवाओं को इधर उधर जाने की ज़रूरत ना हो। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से विजन नेक्स्ट परियोजना भारतीय शिल्प और डिजाइन समुदाय को सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य भारत के डिजाइनरों, शिल्पकारों और फैशन उद्योग से जुड़े सभी संबंधित पक्षों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इस परियोजना का आयोजन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान रायबरेली द्वारा किया गया। संस्थान के डायरेक्टर नंदन सिंह बोरा ने बताया कि ये भारतीय डिजाइन और शिल्प समुदाय को आधुनिक तकनीकों और वैश्विक रुझानों से जोड़ने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। विजन नेक्स्ट एक फैशन फोरकास्टिंग का हमने काफ़ी रिसर्च करके आम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर हाउसेस हैं, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं, ये जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, इनके लिए एक किस्म से गीता उनकी बनेगी कि वो उसको फैशन फोरकास्टिंग और फैशन ट्रेंड्स हमारे विजन नेक्स्ट जो पब्लिकेशंस जो कि फर्स्ट हैंड प्राइमरी डाटा इकट्ठा करके निफ्ट के प्रोफेसर्स एंड निफ्ट के स्टूडेंट्स द्वारा जो डाटा इकट्ठा किया है और जिसका जो बनाया गया है पूरा डाटा और जो पूरी पब्लिकेशन की गई है वो भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में की है, तो इससे सबको लाभ होने जा रहा है। समाचारों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। अब एक बड़ी खबर पूरे देश दुनिया के हर प्रॉब्लम मोदी सरकार ने रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों के लिए कैशलेस उपचार योजना लॉन्च की है। योजना की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में देखिए। किसी भी रोड केवल नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, कॉर्पोरेशन का रोड, बाद में स्टेट हाईवे, उसके बाद में विलेज ग्राम पंचायत, कोई भी रोड हो, वहाँ अगर एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट में जिसको एडमिट किया जाएगा उसको तुरंत 7 दिन के ट्रीटमेंट का खर्चा मैक्सिमम 1.5 लाख करोड़। और ये शुरू होने के कारण करीब 50,000 लोगों की जान बचाने में हम लोग प्रयास करेंगे कि वो बचे। इस स्कीम का पायलट प्रोजेक्ट आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी में किया गया। उसके कुछ लर्निंग्स मिले, उसके आधार पर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से इस स्कीम को अपने देश भर में रोल आउट करने के लिए हम लॉन्च कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ये ऐलान दरअसल सड़क हादसों के पीड़ितों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। केंद्र सरकार देश में सड़क हादसों को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है। वहीं अब सरकार ने सड़क हादसों में घायल लोगों के बारे में सोचा। अब इस कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम से लोगों को जरूर राहत मिलेगी। इटावा महोत्सव एवं जनपद प्रदर्शनी में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। कवि सम्मेलन का शुभारंभ मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने दीप प्रज्वलित करके किया। कवि सम्मेलन में देश के प्रख्यात कवि डॉक्टर विष्णु सक्सेना, विनीत चौहान, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, सुरेश अलबेला के अलावा हेमंत पांडे, राम भदावर, मुमताज नसीम, मनु वैशाली व डॉक्टर कमलेश शर्मा ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। वीरा इतना कर दो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश मैं कर दो। मात वीरा इतना कर दो, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा देश मैं कर दो। अगली खबर यूपी वालों के लिए गुड न्यूज है, राहत की न्यूज है। यूपी के 6 शहरों में पिछले 6 साल में करीब 50% प्रदूषण कम हुआ है। एक स्टडी की रिपोर्ट में ये खबर सामने आई है।
स्क्रीन पर दिख रहे यूपी के चारों शहरों के साथ दो और शहर से आई है बड़ी खुशखबरी। एक स्टडी के मुताबिक पिछले 6 साल में यूपी के 6 शहरों में प्रदूषण में 50% से ज्यादा कमी आई है। पूरी खबर तफसील से जानिए। रेस्पिरल लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट के मुताबिक वाराणसी में पिछले 6 साल में PM 2.5 के स्तर पूरे देश में सबसे ज्यादा 76% कम हुआ है। वहीं मुरादाबाद में PM 2.5 के स्तर 58% कम हुआ है। PM 2.5 के स्तर मेरठ में 57.1% कम हुआ है, तो आगरा में PM 2.5 54.1% कम हुआ है। PM 2.5 बागपत में 53.3% और कानपुर में 51.2% कम हुआ है। वाराणसी समेत यूपी के इन 6 शहरों में हवा का स्तर सही होना दरअसल योगी सरकार की कोशिशों का नतीजा है। यूपी को ग्रीन स्टेट बनाने की दिशा में भी कई बड़े कदम उठाए गए हैं। 2017 से 2024 तक यूपी सरकार ने 168 करोड़ पौधे लगाए। यूपी में अक्षय ऊर्जा के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनसे हर साल 13 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा। यूपी में अभी 900 मेगावाट के 33,229 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पराली प्रदूषण को खत्म करने के लिए योगी सरकार पराली के बदले गोवंश खाद योजना चला रही है। एक तरफ जहां देश में दिल्ली समेत कई शहरों में हवा जहरीली हो रही है, तो वहीं यूपी के 6 शहरों में सुधरी हवा एक बड़ी उम्मीद बनी है। समाचारों में बेसा फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।